सर, नया सत्र शुरू हो रहा है। तमाम अभिभावक परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि हम अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे विद्यालय में कराएं और तरह-तरह लोगों से चर्चाएं भी करते हैं और लोगों अपने हिसाब से लोग जानकारी भी देते हैं। महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते आप तमाम ऐसे अभिभावकों को आखिरी आंसू के माध्यम से एक ऐसा संदेश दीजिए ताकि उनका ये भ्रम दूर हो सके और वो एक अच्छे विद्यालय में अपना एडमिशन अपने बच्चे का करा सकें। नमस्कार सर, ये आपका बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और विद्यालय का प्रधानाचार्य होने के नाते और समाज का या राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। जी। प्रधानाचार्य होने के नाते मैं निश्चित रूप से ये कहना पसंद करूँगा कि मेरा विद्यालय अच्छा है, हम अच्छी शिक्षा देते हैं, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण सारा हम कवर करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन इसके इतर भी मेरा एक वो प्रश्न है आपसे, मैं कह सकता हूँ जी। कि अच्छे विद्यालय की परिभाषा क्या है। आज ये इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ भ्रम सा बनता जा रहा है या कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। दो मानक दिखते हैं, लेकिन पहला मानक आज ये होता है कि अच्छा विद्यालय मतलब कि बड़ा हो देखने में, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, एसी लगा हो, स्विमिंग पूल हो, जी। एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिल्कुल। एक मानक ये हो गया जो पहला अट्रैक्ट करता है और शायद आज इसी परिवेश में कह रहे साहब बहुत अच्छा विद्यालय। लेकिन हमारा जो अच्छे विद्यालय की डेफिनीशन है या परिभाषा है, अच्छा विद्यालय वो है जहाँ पर बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण किया जाता हो, चरित्र निर्माण किया जाता हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि सर्वांगीण विकास करे व्यक्तित्व का, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा कहीं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रशासक बने या किसी भी फील्ड में जाए, वो सफलता प्राप्त होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं और कुछ इसके जेनेटिक रीजन हैं कि हर बच्चे में डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की या प्रशासनिक अधिकारी बनने की क्षमता नहीं होती। जी। हर बच्चे में नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व का गुण नहीं होता। लेकिन ये 100% सत्य है कि हर बच्चे में कोई न कोई ऐसी क्वालिटी होती है कि जिसके आधार पर वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय का प्रश्न है, सवाल है, तो आपको शायद विदित होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि ये महर्षि विद्या मंदिर एक विद्यालय न होकर के विद्यालय समूह है। ये राष्ट्रीय स्तर पर महर्षि शिक्षा संस्थान के नाम से संचालित है और इन विद्यालयों की स्थापना परम पूज्य महर्षि महेश योगी ने की थी। ये विद्यालय केवल आधुनिक शिक्षा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ इस बात पे हम फोकस करते हैं कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारी नैतिक शिक्षा है, जो हमारे वैदिक मूल्य हैं, जिसको हम जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं, वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज कल क्या हो रहा है आप सब देखते होंगे। निश्चित रूप से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है और बच्चे सफल भी हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं, प्रशासक भी हो रहे हैं। लेकिन आप खुद चूँकि पत्रकारिता से आपने महसूस किया होगा, कई बार उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का जो आचरण है, उनका व्यवहार है, वो उस पद के अनुरूप नहीं होता है। शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर को कंपटीशन पास करके उस पद को तो पा लेते हैं, लेकिन उस पद पर बैठ करके उनको कैसे जनता की समस्याओं को समझना है, कैसे मदद करना है, आप देखेंगे ये अधिकारियों की कार्यशैली में अंतर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल प्रशासक बन के काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए इसको जोड़ना चाहता हूँ, आप गए होंगे फतेहपुर में बिटौरा के पास में जो वृद्धाश्रम खुला हुआ है। जी जी। वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, कई ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लुटा दी, बच्चों को शिक्षा दी, वो सरकारी नौकरी में सेवाओं में हैं, लेकिन माँ बाप तिरस्कृत होकर के आज वृद्धाश्रम में सरकार के सारे जीवन यापन जी रहे हैं। तो शिक्षा
में कहीं न कहीं चूक हो रही है, और महर्षि विद्या मंदिर और महर्षि शिक्षा संस्थान इस पक्ष पर बहुत बल देता है। तो हमारा पहला प्रयास ही रहता है कि हम अभिभावक को और बच्चे को सही सलाह दें, केवल एडमिशन नहीं उनको आवंटित करते जाएं, और एक ये भी रहता है जब बच्चा यहाँ से निकल के जाए तो एक अच्छा नागरिक बन के निकले, और माँ बाप के मन में कभी ये पश्चाताप ना हो कि मैंने वहाँ एडमिशन दिला के गलती की। जी। ये इस मामले में मैं नहीं कह सकता कि कोई और नहीं ध्यान दे रहा होगा, लेकिन हमारा इस पे फोकस रहता है। सर एक चीज़ और, जब नया सत्र शुरू होता है तो तमाम ये बातें भी अक्सर सामने आती हैं कि भारी भरकम फीस के चलते तमाम गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, और इन हालातों में बहुत से माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे माँ बाप के लिए कोई खास संदेश है? बिल्कुल आप सही कहते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विद्यालय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में स्ववित्त पोषित है। जी। इस विद्यालय को एक भी रुपए को राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी संस्था के द्वारा कोई अनुदान नहीं मिलता है, और इस विद्यालय का जो नीचे से लेकर परिचारक से लेकर प्रधानाचार्य तक का पद है, ये सब जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो दिशा निर्देश हैं और CBSE के जो दिशा निर्देश हैं, उनके मानकों के अनुसार सेवा शर्तें वेतनमान दिया जाता है। हर कर्मचारी को EPF, ESI सारी उसको सुविधाएं देते हैं। तो बिना संसाधनों के विद्यालय संभव नहीं है। जी। मैं ये कह दूं कि ये फ्री में शिक्षा संभव नहीं, चला नहीं सकते, क्योंकि विद्यालय का मिनिमम मैं ऑथेंटिक रूप से दिखाता हूँ 68 से लेकर के 72,000 मिनिमम विद्यालय का पर मंथ एक्सपेंस है, जो अकाउंट से ऑनलाइन होता है। विद्यालय की बिल्डिंगें बनना, रिपेयर मेंटेनेंस होना संभव नहीं अगर हमारा संस्थान विद्यालय की मदद नहीं करे। इस विद्यालय में आज की डेट में 165 बच्चे ऐसे हैं जो निम्न आय वर्ग के हैं, जिनको सरकार ने RT के तहत किया, भारत सरकार ने श्रेष्ठा के तहत किया, और करीब 48 बच्चे ऐसे हैं जिनको विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन हर अभिभावक को शुल्क में छूट दे पाना, मैंने आपको तो हम कारण क्या आप सब जानते हैं कि अच्छी शिक्षा किसके माध्यम से देंगे। अच्छी शिक्षा के लिए आपको अच्छे शिक्षक रखने पड़ेंगे। अच्छे शिक्षक के मतलब जो वेल क्वालिफाइड। जी। अच्छा शिक्षक 5,000, 10,000, 20,000 में आपके यहाँ नहीं रुकेगा। आप खुद देखेंगे, मैं किसी की आलोचना नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सर्वे करा देख लीजिए जितने विद्यालय, शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो जिसमें 1, 2, 4 शिक्षक 20 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। ये विद्यालय जिसमें जो है करीब 75% टीचर्स ऐसे हैं जिनको आज 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, और प्रतिवर्ष अब 2-4 टीचर सेवानिवृत्त हो रहे हैं जो 60 साल की सेवा देने के बाद। जी। आप समझ सकते हैं किसी एक विद्यालय में कोई शिक्षक अपना जीवन कैसे दे सकता, प्राइवेट संस्थान। जी। तो यदि हम शिक्षक की जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके जो परिवार की आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूरी नहीं होंगी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, तो वो अपना सब कुछ कैसे दे सकता है, 100% कैसे दे पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह के मेधावी बच्चे आते हैं और जो संसाधन जिनके पास नहीं है, विद्यालय प्रबंधन की और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको हर हालत में राहत देने का काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कोई भी अच्छा बच्चा जो है, जो पढ़ना चाहता है और वो शिक्षा के इससे वंचित न रह जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो साधन संपन्न है, बहुत सारे लोग साधन संपन्न हैं, इनकम टैक्स देते हैं, और वो भी अपेक्षा ये करते हैं कि उनकी फीस में उनको छूट दे दी। मैं ऐसे अभिभावकों से वो क्षमा चाहता हूँ कि ये संभव नहीं। सर एक सवाल और आपसे पूछ करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। लगातार ये चर्चाएं भी होती रहती हैं कि NCERT के जो बुकें हैं उनका रेट काफ़ी कम होता है, तमाम रिप्रेसर जो बुकें हैं उनका काफ़ी हाई रेट होता है, और इसके चलते तमाम अभिभावक बार बार सवाल उठाते रहते हैं कि इतनी महंगी बुकों को पढ़ाने के लिए बच्चों का शोषण होता है, उनका जेब पे डाका डाला जाता है। इस प्रकार के तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर सर जब सत्र शुरू होता है तो लगते रहते हैं, तमाम विद्यालय प्रशासन पर भी लगते रहते हैं। ये जो
प्रश्न देखिए, कहते हैं ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, जी कहते नहीं, बिना आग के धुआं नहीं होता। जी मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो अभिभावकों की पीड़ा है या आरोप है, यह जो ये जनमत है ये गलत है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सच है। जी लेकिन ये सब पर 100% लागू नहीं होता है। जी जी बिल्कुल मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, अपने से शुरुआत इसलिए कर देता हूँ जी कि जो हमारा संस्थान है, ये जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र शिक्षा संस्थान के द्वारा संचालित है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ब्रह्मचारी कृष्ण वर्मा जी हैं, वो सारा देखते हैं। हमारे यहाँ एक हेड ऑफिस में, राष्ट्रीय कार्यालय में, टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग और इनोवेशन की एक सेल बनाई गई है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर वर्ष भर जो है इनोवेशन, जो सरकार नई शिक्षा नीति होते हैं उस पर काम होता रहता है, और प्रतिवर्ष प्रधानाचार्यों को और विद्यालयों के नियमित शिक्षकों को भी समय समय पर कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है इस विषय पर। नंबर 1, जी जहाँ पर पुस्तकों का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनका जो मूल्य है कम होता है। जी लेकिन 2 समस्याएं हैं यहाँ पर आती हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ, फतेहपुर में कोई ऐसी दुकान गारंटी ले ले कि मैं कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक की एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध करा दूंगा। मैं अभी आपको आश्वासन देता हूं कि उसी दिन से मैं सारी किताबें खरीद। आप सब जानते हैं कि जो एनसीईआरटी पुस्तकों का जो उनकी संरचना है और पुस्तकों की जो प्रिंटिंग है वो सरकार के द्वारा होती है। जी भारत में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जहाँ पर मैंडेटरी एक एनसीईआरटी पुस्तकें हुई, वहाँ पर भी समय से एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं। आप जाकर के चाहे सर्वे कर लो कहीं पर भी। जी जी एक सबसे बड़ी समस्या क्या, इसकी आड़ में होने क्या लगा है, फर्जी एनसीईआरटी की पुस्तकें। अभी पिछले साल की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, जी। मेरठ में बड़े पैमाने पे छापा मारा गया था, जहां पर करोड़ों रुपए की एनसीईआरटी का लोगो लगा हुआ पुस्तकें पाई गई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, एक तो जो पाठ्यक्रम हमारा चलता है ये सीबीएसई के द्वारा अप्रूव्ड होता है। जी हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन है, वो एक जो शिक्षाविदों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें मेरे यहाँ डायरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर सीबीएसई के रिटायर्ड अधिकारी जी। हैं जिन्होंने काम किया है, तो उनका अनुभव भी रहता है। तो हम लोग एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर के और कुछ नया इनोवेशन करते हैं, उनमें जोड़ते हुए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार होता है, उसको फिर हम सीबीएसई के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। जब सीबीएसई अप्रूवल दे देता है, तब राष्ट्रीय स्तर पे उन पुस्तकों का बेसिकली उनकी प्रिंटिंग होती है, और राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा निर्धारित पुस्तकें पूरे भारतवर्ष में जो 17 राज्यों में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल हैं उनमें दी जाती है। हो सकता है एनसीईआरटी से 10-20% में, फिर कहता हूँ उनकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो ये होता है कि वहाँ से आना जी जी और होता ना, और उनका इनोवेशन करना। एनसीईआरटी की कुछ बुक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बुक्स आप देखेंगे तो उनका जो सिलेबस है वो समय के साथ, मैं आज कहता हूँ, क्योंकि सरकार रिवीजन करती 3 साल के बाद 5 साल का। अभी आपने देखा होगा कि जो नई शिक्षा नीति पे इतनी चर्चा हो रही 2 साल से, और सरकार ने साल से लागू कर दिया, आज की डेट तक एनसीईआरटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से किताबें में संशोधन नहीं करा पाए। उन्होंने दिया है कि इस साल कक्षा 3 और कक्षा 6 की नई किताबें आएंगी, उनसे ये पूछा जाए कि कब आएंगी। 17 तो अप्रैल से सब जगह शुरू जी होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहीं न कहीं मैं आज कहता हूँ सरकार को पहल करनी पड़ेगी, पुस्तकों की उपलब्धता सहज सुलभ करानी पड़ेगी। अगर करेगी तो मेरा संस्थान पहला ऐसा संस्थान होगा जी जी। जो इस तरह की पुस्तकों के लिए वो प्राथमिकता देगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, और मुझे लगता है तमाम अभिभावकों और का। एक मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ धन्यवाद के साथ साथ। जी जी इसके बावजूद भी एक बहुत ये रहता है कि साहब विद्यालय एक पुस्तकालय किताब को अधिकृत कर देते वहाँ बेचेंगे। आज की डेट में महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर की किताबें 4 बुक सेलर्स के हैं, मैं नाम भी दे सकता हूँ, आप जाकर उनको ही पता करो कि क्या महर्षि विद्या मंदिर की किताबें आपके यहाँ बेचते हैं। और मैंने अभिभावक को दे रखा, अगर कोई भी हमारा पुस्तक विक्रेता आप पे कोई किताब कॉपी खरीदने के लिए दबाव डालता है, अंकित मूल्य से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करता है, आप निसंकोच मेरे शिकायत करें। हम हर साल जहां ऐसा होता है उसको चेंज कर देते बुक सेलर को, और
हमने ये भी पूरी कोशिश की है कि हर बार लोड ना पड़े। हमारी पुस्तकें हर साल चेंज नहीं होती, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलना जी चाहता जी हूँ। जी जी। एक आध किताब में जब सरकार कहती है कि इसमें ये चीज जोड़ो तो मेरी भी मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज अभिभावक चाहें तो पुराने जो बच्चों की किताबें हैं वो लेते हैं, बहुत सारे भाई बहन पढ़ते जी, हैं। जी। मैं बहुत सारे निर्धन बच्चों को टीचर्स की मदद से पुस्तकें लेकर देता हूँ। तो एक जो ये कहा जाता है कि स्कूल वाले बिजनेस करने के लिए हर साल किताब चेंज कर देते जी, हैं, जी। ये सर हमारे यहाँ नहीं होता। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया और मुझे लगता है तमाम फतेहपुर के अभिभावक आखिरी आंसू के द्वारा दिया गया ये जो आपका साक्षात्कार है उनको काम में आएगा और तमाम लोग इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू सर। तो धन्यवाद आपका।